हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैराथन का सीरीज़ चल रहा है एंड आज हमारा 5वां मैराथन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। अब 1 या 2 दिन में आपको जो भी वन लाइनर मैं बोल रही थी उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट करा लूँ, तब वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड इसके बाद से आपका पैसेज और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी होंगी, तो आप चैनल पे जुड़े रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज भी हम लोग पूरा 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारा मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी रहेंगे वो आपको वन लाइनर में मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सीटेट एसएसटी में कोई भी प्रॉब्लम होगी। साथ में जो सीडीपी है, ईवीएस है, इनकी भी क्लासेस आने वाली हैं। इनकी क्लासेस जो है लंबी क्लासेस होंगी, तो वो आप ज़रूर देखना। और आप लोग अपना कल मार्क्स बताए थे, तो अच्छा है कि आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये भी आपका अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया है, बताइए। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ना अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑथर्ड बाई जेम्स मिल, सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है एंड इसमें लिखा हुआ है कि जो अतीत को मतलब पास्ट को, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में मिलान करो। जैसे कि पय्यमपल्ली है, कोल्डिवा है, दावजली हेडिंग है, महागढ़ा, कि किस में क्या चीज़ें पाई जाती थी। तो इस तरीके से आपको इसका मिलान करना है। तो प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो पय्यमपल्ली था, यहाँ पर काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो ये एक जगह है, पय्यमपल्ली स्थान है। तो यहाँ इसका एक हमारा थर्ड हो जाएगा, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बाकी है। और आपको पता है कि जो हमारा कोल्डिवा था, चावल और यहाँ पे जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। तो हमारा ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1। और जो आपका दावजली हेडिंग है सी, इसका आपका खरल और मूसल जेडाइट हो गया। और महागढ़ा आपका जो है चावल और मवेशी। ये आपका 4 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। और फरवरी में जितने भी क्वेश्चन पेपर, जितने भी एग्जाम्स हुए थे, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था कंपेयर टू जो आपका जनवरी में और दिसंबर में हुआ था। तो इस तरीके से आपको ये पेपर जरूर करना है, पूरा करिएगा, पूरा 60 क्वेश्चंस, बीच में स्किप मत करना। क्योंकि अगर आपने अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो अगर रिपीट होता है तो आपका ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो हमारा इसका पहला हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, और राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और हैप्पी होंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये जो वाक्य है, निम्न में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है। और ये हमने पढ़ा था जब हम एसएसटी पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी गई थी कि हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं, किसान जो है उसके वेतन कहाँ से आएगा, किसान से। तो ये किसने कहा था, ये कहा था फ़कर ए मुदाबिर ने कहा था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चौथा देखिए, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है क्या चीज़। देखिए बांग्ला डोम जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है। आप देख सकते होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खोद खोद के निकाला है ना एक एक लाइन से, कि पहली बार में आप सोचेंगे तो कहेंगे कि ये क्या है, कहाँ से पूछ लिया है। तो जो बांग्ला गुंबद है ना, इसका उपयोग दर्शाता है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल स्टाइल ऑन मुगल और आर्किटेक्चर। तो इसका पहला हो जाएगा। ठीक है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। सो फर्स्ट नंबर हमारा सही है। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था, कहाँ पर। कोलकाता, गोवा या बंगाल या अहमदाबाद, कहाँ पे खोला गया था बताइए। तो जो सब पहला अंग्रेजी कारखाना था ना, वो खोला गया था हुगली नदी के किनारे। वेस्ट बंगाल में है हुगली नदी, आपको पता ही है। सो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
इसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। याद रखना, विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो सही चीज़ का चुनाव करना है। तो आपको पता है कि इन्होंने और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब ये रिपोर्ट जो इन्होंने तैयार किया था तो उसमें निकला कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएँ थीं और ये पाठशालाएँ धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, यहाँ लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। ओके, तो ए, बी एंड डी। यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल, ये जो इसने केवल लगा दिया है ना, इस वजह से ये गलत हो गया। तो टैग वर्ड्स आपके काम बहुत आने वाला है। तो ए, बी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, ये हमारा 7 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? रीज़न बताइए। पहले लिखा है कि कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए, अच्छा, जो उनके प्रति वफादार थे। वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए, असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो औपनिवेशिक अधिकारी थे ना, बाद के समय में इन लोगों ने कुछ झूम किसानों को आरक्षित, जो कुछ आरक्षित वन थे, वहाँ पर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि ये सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। बस दैट्स इट, इतना ही मतलब था, वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारा तीसरा हो जाएगा बी। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, एजर्शन एंड रीजन। देखिए, 2 कथन दिए गए हैं। लिखा हुआ है कि झूम खेती घुमंतु खेती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एकदम सही है। रीज़न लिखा है, किस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी? नहीं, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था। ये क्या करते थे, एक जगह पे खेती करेंगे, फिर उस ज़मीन को छोड़ के दूसरे ज़मीन पे चले जाएंगे, ताकि, क्योंकि अगर लगातार आप एक ज़मीन पे ही काम करेंगे तो धीरे धीरे ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। तो रीज़न ये था, बड़े बड़े भूखंडों पर किया जाना, ये इसका रीज़न नहीं था घुमंतु खेती का। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। ए तो सही है परंतु बी गलत है, मतलब आर गलत है। 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, सती प्रथा के बारे में सबने पढ़ा है ना, तो आपको सही चीज़ का चुनाव करना है। हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद से हाँ, बी देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा को क्रिटिसाइज करते थे। उन्हें भी ये चीज़ सही नहीं लगती थी, उन्हें भी अंधविश्वास लगता था। ये भी सही है। और आपको पता है कि 1829 में विलियम बेंटिक के साथ सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया गया था, तो ये भी सही है। 1835 में नहीं, ये चीज़ गलत है। याद रखना, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में, तो 35 तो वैसे भी गलत हो गया ना। तो ए, बी, सी सही है, तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? बताइए, किसने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि जितने भी धार्मिक अधिकारी हैं, सामाजिक विभाजन हो गया, असमानता हो गया, ये असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? तो भीमराव अंबेडकर मत कर देना, इसका राइट आंसर है ईवी रामास्वामी नाइकर। ठीक है, तीसरा सही होगा। इलेवन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में पूछ रहा है और हमने रॉलेट एक्ट को डिटेल में पढ़ा है कि रॉलेट एक्ट ने क्या किया था, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया था। ये बात सही है। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किए थे? जी नहीं, गलत। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, तभी रॉलेट जो सत्याग्रह है अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। ये भी गलत है।
इसका राइट आंसर है केवल पहला कि रॉलेट एक्ट ने क्या कर दिया था, हमारे फंडामेंटल राइट को ही कंट्रोल कर लिया था। अब साथ में जो पुलिस थे ना, उनके अधिकारों को मजबूत कर दिया, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ना काला कानून, क्योंकि आपसे बिना पूछे आपकी गलती है बट ये मतलब सीधे जेल में डाल देंगे बिना कोई कार्रवाई किए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। केवल तीसरा, हाँ तीसरा है ना, तो केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया था? बताइए, बदलाव की बात हो रही है। तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो यस, ये तो है। इन्होंने क्या किया, बिलीव कराने की कोशिश की कि देखो हम तुम्हारे भू क्षेत्र पे कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो इन्होंने किया था। हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, गलत। भूमि स्वामी और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीति बनाई गई, गलत। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी करेंगे, ये भी गलत। आपसे क्या पूछ रहा है, बदलाव की बात हो रही है, तो यही एक बदलाव था पहला। ये हमारा 13 क्वेश्चन है। निम्न स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महात्मा गांधी बिगेन हिज इंटरवेंशन इन लोकल मूवमेंट्स? आप देख सकते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो वो था खेड़ा, ठीक है, यहाँ से जो है स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत हो गई थी, खेड़ा सत्याग्रह, आपको पता ही है। सो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन, और ये मिलान करने वाला है। भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में आपको मिलान करना है। राज्य सूची, संघ सूची, मतलब कौन किसका हिस्सा है, समझ गए? चलो अब बताओ। तो देखो, आपको पता है कि जो हमारी राज्य सूची है उसमें हमारा पुलिस आते हैं, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, ये तो सभी को पता है ना। यूपी की पुलिस, बिहार की पुलिस, आपका महाराष्ट्र की पुलिस, तो ये राज्य सूची में आता है। तो ए का होगा तीसरा। एलिमिनेट करो, मैंने हमेशा बोला है एलिमिनेट करिए। लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप आंसर आ गया। और संघ सूची में आपको पता है क्या है हमारा, तो हमारा बी का हो जाएगा दूसरा। और शिक्षा आपको पता है समवर्ती सूची में है, राज्य भी और केंद्र भी इस पर कानून बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची में तो हमारा एजुकेशन है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? जो एरिया है ना बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता है ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा है, एंड यहीं पर हमारा जो नॉर्थ आर्कटिक है, तो ये जो बीच का एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। तीसरा, क्योंकि नॉर्थ में है तो साउथ तो वैसे भी नहीं हो सकता है, आपको पता है। टॉरिड जोन तो होगा नहीं, क्योंकि टॉरिड जोन हमारा इक्वेटर के पास होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास दो बचा, फ्रीजिड जोन तो हमारा ऊपर होता है ना ध्रुव के पास, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन है ये, कि ये जो कर्क, ये है हमारा कर्क रेखा, इसके और इसके बीच का जो है ना एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। तीसरा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। 16 देखिए, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में मतलब चाहती है कि बच्चों को इंगेज करना चाहती है। तो निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी, ठीक है, इनमें से। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ग्लोब के साथ मैं इनको इंगेज करूँ। तो मुझे सबसे पहले अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो ये चाहिए होगा ना मुझे ग्लोब पे, तभी तो मैं बच्चों को समझा पाऊंगी। साथ में देशांतर जिस पे पूर्व या पश्चिम लिखा हो, तो ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। विषुवत वृत्त से दूरी, इक्वेटर से दूरी, ये हमारे काम आवश्यकता नहीं होगी हमें, ठीक है। हम बच्चों को ग्लोब के बारे में, ग्लोब पर किसी स्थान के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अक्षांश, देशांतर तो पता होना चाहिए ना, तो ये दोनों तो नेसेसरी हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दूसरा। चलिए 16 हो गया दूसरा। 17,
देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय 9 है और लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्व देशांतर पर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। तो भाई ये सिंपल जोड़ घटाना करना है आपको। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है ना। 854 पूर्वाह्न और 946 पूर्वाह्न क्रमशः, तो पहला सही हो जाएगा। ये हमारा है 17। 18 क्वेश्चन देखिए, ए और आर को पढ़ो तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करो। ठीक है, देखो ए लिखा हुआ है कि जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। मतलब अंटार्कटिक जो सर्कल होता है और जो साउथ पोल होता है वो वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। साउथ पोल आपको पता है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो ये तो एकदम बात सही है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ठंडा ही ये पोल पे होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही होता है, ठीक है ना। फ्रीजिड जोन होता है ये, तो इसमें तो सच में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये तो हमारा सही है। उसके बाद से क्यों ठंडा होता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, आपको मैंने बताया ना, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा सन है। अब सन क्या है ना, यहाँ पर तो सीधे पड़ता है इक्वेटर के पास, बट ये जो पोल्स है ना, यहाँ पर तिरछी इसके जो है रेस जाती हैं। अब तिरछी किरणें होती हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा उष्मा नहीं मिल पाता है, इसी वजह से ठंडा हो जाता है। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है इसमें, एक्सप्लेनेशन भी सही है, व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। 18 का फर्स्ट, 19, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है मैंने। ऑक्सबोर जो लेक होती हैं आर फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये जो चाप झील होती है ना, वो किस कारण की वजह से बनती है, बताइए। देखो, चाप झील आपको पता है अपर्दन होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है, उसकी वजह से जो अपर्दन होता है उसकी वजह से बनता है। देन आपका मतलब इरोजन बोलते हैं। देन आपका निक्षेपण की वजह से मतलब डिपोजिशन, एंड मैंडरिंग, ऐसे लहराते बलखाते चलती हैं ना, फिर टूट जाती हैं, तो वहाँ से एक अलग से ऑक्सबो लेक बन जाता है, चाप झील बन जाता है। तो तीनों ही सही हैं, ए, बी एंड सी। चलिए 20 देखिए, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है, बताइए। तो ये है हमारा सियाल, सीमा एंड निफे, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार इंग्लिश भी देख लो क्या लिखा है, देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर, ठीक है ना। क्रस्ट टू कोर इन विच मिनरल्स आर, आपको पता है सियाल, सीमा एंड निफे। सो 20 का हमारा हो जाएगा दूसरा। 21 देखिए, वही सेम चीज़, एजर्शन रीजन। देखो लिखा है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। यस, ये दोनों ही सही है। मतलब आग्नेय और अवसादी, इन दोनों के बारे में जो चीज़ें लिखा हुआ है कि ये कायंत्री सेल में चेंज हो जाते हैं, यस डेफिनेटली। और आपका जो मेटामॉर्फिक सेल होता है ना, ये उच्च ताप मतलब हाई प्रेशर, ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर पे बनता है, तो ये बात भी सही है। तो व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ, ठीक है। चलो 22 देखो, जो स्विमर्स होते हैं तैराक, मृत सागर में प्लव मतलब डेड सी, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको तैरना नहीं आता है, आप डेड सी में जाइए, जो हम जिसे हम मृत सागर बोलते हैं, उसमें आप आराम से तैरेंगे, डूबेंगे नहीं आप। क्यों, आखिर में ऐसा क्यों है। नॉर्मल पानी में तो आप डूब सकते हो ना, क्योंकि जो डेंसिटी है ना वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्ट, उसमें इतना ज़्यादा नमक है कि वो उसकी सघनता जो है ना वो काफ़ी उच्च हो जाती है। तो बस इसका ये रीज़न है। 22 का दूसरा, और ये आसान सा क्वेश्चन है। 23 देखिए, महासागरीय जल के जो लगातार उठेगा और गिरेगा, उठेगा और गिरेगा, इसको क्या कहते हैं, बताइए। इसको कहते हैं वेव्स। ये देखिए एक तरीके से क्या बन रहा है, ये वेव्स ही तो बन रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, ये वेव्स हैं, तरंगे हैं। 23 का तीसरा, चौबीस देखिए,
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अमेजोन बेसिन। हमने अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो आपको काफ़ी मज़ा आता होगा, क्योंकि जब चीज़ें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस वर्थ इट रहा एनसीईआरटी पढ़ना, और जब नहीं आता है तो इरिटेशन होती है कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया गया, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमेजोन बेसिन के बारे में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की जलवायु जो है वो गर्म और नम होती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय समान रूप से मतलब गर्म और आर्द्र होता है। अमेजोन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है और दिन का तापमान उच्च होता है और रात के समय में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो सभी सही हैं, तो हम 4 के साथ जाएंगे। चलिए 25 देखिए, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? वनस्पति, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। प्रभावित नहीं करता, याद रखिएगा। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको वनस्पति क्यों प्रभावित करेगा? वनस्पति प्रभावित नहीं करते हैं, क्लाइमेट करता है, जो ऊंचाई है, जो भूभाग है वो करता है। सो नहीं करने में हमारा पहला हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको क्या नहीं अफेक्ट करता है? वेजिटेशन। बाकी की सारी तीनों चीज़ें करेंगी। 26 देखिए, इसमें से आपसे पूछा है ना कि कौन सा सही सुमेलित है। ये देखिए, ये हमारा संसाधन है, ये संसाधनों के प्रकार हैं। तो खनिज, सड़क, कोयला। खनिज हमारा प्राकृतिक संसाधन है, यस। सड़क हमारा मानव निर्मित संसाधन है, मानव ही ने तो बनाया है। कोयला आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ए और बी सही है पहला। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, आप देख सकते हैं कोयला रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको बनाने में ही। आप इसको रिन्यूएबल, तो ये थोड़ी ना है कि प्लास्टिक आपने फेंका दोबारा से हम उसे बॉटल बना लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो ए और बी सही है, सी गलत है। चलिए 26 हो गया। 27, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करो। लिखा हुआ है कि कृषि जो है ना वो एक मूलभूत क्रिया है। मृदा के अनुकूल स्थिराकृति कृषि के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तभी तो अच्छे से फसल होगा। उचित जलवायु भी जरूरी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो भी नुकसान होता है। और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। तो ये बात भी सही है। ए, बी, सी एंड डी सही है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 28, आप देख सकते हो, दो कथन दिए गए हैं, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है कि विविधता मतलब डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करो, समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। जी हाँ, ये तो सही है। कारण इसने लिखा हुआ है कि एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। एकदम गलत। मेरे क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आए हैं। खास तौर पे जब आप केवी वगैरह में टीचर होते हैं तो अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो मुझे तो उनका रिस्पेक्ट करना है ना। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि तुम लोग हिंदी में बोलो तभी एकता आएगी, ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो तीसरा सही है। देखो पैडागॉजी 20 नंबर की आती है ना, तो 20 में से 20 आपके हाथ में। अब देखो ना कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिजुडाइज्ड स्टेटमेंट। पूर्वाग्रह से ग्रसित। पूर्वाग्रह का मतलब जिसकी सोच बहुत पिछड़ी हो, ठीक है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी, उनके मन में वही पुरानी ख्यालात चल रहे हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसे हो जाता था, अरे हमारे ज़माने में तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लिए हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि दिए से पढ़ लिए, वही। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मतलब पहले की जो सोच बनी हुई है ना वो आज की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो इससे एकदम अज्ञात होते हैं। तो इसमें का उदाहरण क्या है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है, क्या ये इसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल भी गलत। खेती से जुड़ा है ये प्रिजुडाइज कैसे हो गया? कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है, ये तो अच्छी चीज़ है। गांव से शहरों की तरफ पलायन एक वास्तविकता है, ये आपका ग्रसित कथन कहाँ से हो गया? पूर्वाग्रह से।
ग्रामीण के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। पीपल इन रूरल एरिया आर इग्नोर्ड अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये होता है प्रिजुडाइज। उन्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है समाज में, तभी उनकी सोच भी पीछे रह जाती है। ठीक है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका 29 का 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और देखिए, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसको प्रमाणित नहीं करता है, मतलब गलत वाला बताना है। तो चलो पहला देखते हैं। भारत का संविधान आंशिक या काफ़ी लचीला है, फ्लेक्सिबल है और इसको संशोधित कर सकते हैं, हुआ भी है, आपको पता है, अलग अलग आर्टिकल भी जोड़े गए हैं। दूसरा है कि संविधान नहीं करने वाला आपको बताना है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। जी हाँ, आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, अब जा सकते हो। तीसरा लिखा है, संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। जी हाँ। एंड उसके बाद से लिखा है कि भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। ये नहीं है, प्रेरित नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका गलत है। तो क्योंकि हमने इसको अपना जीवन प्रपत्र के रूप में माना है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत पूछा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही तो सही होगा ना, नहीं पूछा है तो देखिए बेसिकली मैंने आपको अभी 30 क्वेश्चंस कराए हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस बाकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको आपको अलग क्लास में करा दूंगी। क्योंकि कल मैंने देखा आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप 1-1 घंटे का क्लास मत लो, आप एक दिन में 2-2 क्लास प्रोवाइड कर दो, आधे घंटे का। तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं, अगर आप सभी को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वैसे ही हमारी क्लासेस होंगी। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप जैसा कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आपको ये भी ना पसंद आए तो वो भी बता देना। बाकी के जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके आगे वाला पार्ट जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।